गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे संपत नेहरा ने बम्बिहा गैंग को चेतावनी दी कि लॉरेंस गैंग जल्द ही उससे बदला लेगा। एक रोज पहले ही बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस के दोस्त और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले गोल्डी बराड़ को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद मूसेवाला हत्याकांड में ही तिहाड़ जेल में बंद संपत नेहरा के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई। इस पोस्ट के जरिए संपत नेहरा ने बम्बिहा गैंग का जमकर मजाक उड़ाया। लॉरेंस के बेहद खास बताए जाने वाले संपत नेहरा ने बम्बिहा गैंग के बदमाशों को मच्छर तक कह दिया। साथ ही गोल्डी बराड़ को दी गई धमकी से बौखलाए लॉरेंस गैंग ने दावा किया कि वो जल्द ही बम्बिहा गैंग से बदला लेगा। संपत नेहरा की ये धमकी भरी पोस्ट सामने आने के बाद माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग सिद्धू मूसेवाला जैसे हत्याकांड को फिर अंजाम दे सकता है और वो बम्बिहा गैंग से जुड़े किसी बड़े चेहरे या फिर उसके किसी करीबी को निशाना बना सकता है। कहा जाता है कि संपत नेहरा की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो लॉरेंस का बेहद खास गुर्गा है। और यही वजह है कि 2018 में जब लॉरेंस ने सलमान खान की हत्या का ऐलान किया था, तब उसने संपत नेहरा को ही उनकी रेकी करने के काम पर लगाया था। जिसके बाद खबर आई थी कि मुंबई पहुंचे संपत नेहरा ने सलमान खान के घर की रेकी भी की थी। इसके साथ ही उसने सलमान खान से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी भी जुटा ली थी। उस वक्त लॉरेंस के इस गुर्गे को दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस भी तलाश कर रही थी और हैदराबाद में सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस को संपत नेहरा का पता चल गया। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे हैदराबाद में ही धर दबोचा और संपत नेहरा को जेल भेज दिया था। बाद में दिल्ली में मकोका का केस दर्ज होने के बाद संपत नेहरा को पहले मंडोली जेल भेजा गया और फिर उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि लॉरेंस ने मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग जब तैयार की, उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद संपत नेहरा भी इस प्लान में शामिल था। संपत नेहरा अब भी जेल में बंद, लेकिन उसके नाम से बम्बिहा गैंग को धमकी दी गई, क्योंकि एक रोज पहले ही बम्बिहा गैंग ने मूसेवाला हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ के खात्मे का ऐलान कर दिया था, जिसकी उसने तैयारी भी शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई को मात देने के लिए बम्बिहा गैंग अपने गुर्गों की संख्या बढ़ाने में जुट गया है, जिसके लिए उसने फिर सोशल मीडिया का ही सहारा लिया और एक पोस्ट करके बदमाशों की भर्ती शुरू कर दी। बम्बिहा गैंग ने इसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया, यानी अब वो लॉरेंस गैंग से मुकाबले के लिए गुर्गों की ऑनलाइन भर्ती कर रहा है। माना जा रहा है कि इससे बम्बिहा गैंग की ताकत और बढ़ जाएगी, जो पंजाब पुलिस के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं होगा, क्योंकि मूसेवाला हत्याकांड के बाद पुलिस लॉरेंस गैंग के गुर्गों से ही निपटने में जुटी है और ऐसे में बम्बिहा गैंग ने बदमाशों की भर्ती के बाद गैंग वॉर छेड़ दी तो फिर पंजाब पुलिस की परेशानी बढ़ सकती है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट से शिंदे गुट को झटका लगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की मंजूरी दे दी। साथ ही अदालत ने इस मामले में दाखिल शिंदे गुट की याचिका को खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की 127वीं जयंती पर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जम्मू में एक जगह 127 किलो का लड्डू बनाकर लोगों के बीच बांटा गया। हरि सिंह की जयंती पर पहली बार सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया था। दलीप ट्रॉफी के फाइनल में वेस्ट जोन के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने साउथ जोन के खिलाफ दोहरा शतक लगाया और वो अब भी 209 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए हैं। बिहार के खगड़िया से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल और ई रिक्शे की जोरदार टक्कर हो गई, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सामने से आ रहे ई रिक्शा से टकराती दिखाई दी। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद उस पर बैठा आदमी उछलकर काफी दूर जा गिरा, जबकि मोटरसाइकिल सड़क के किनारे जा पहुंची। यही नहीं, ई रिक्शे में बैठे दो लोग भी उछलकर सड़क पर जा गिरे। हालांकि गनीमत ये रही कि ई रिक्शे से नीचे गिरे लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई और वो तुरंत उठ खड़े हुए। लेकिन इस भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल सवार को काफी चोटें आई और वो सड़क पर ही बेदम होकर काफी देर पड़ा रहा, जिसे आसपास के लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुँचाया। राजस्थान के चूरू में कुछ छात्र आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां जमकर डंडे चढ़े। छात्रों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई छात्र आपस में बुरी तरह मारपीट करते नजर आए। सामने आए वीडियो में सड़क पर छात्र अलग अलग जगहों पर लड़ते दिखे। मारपीट के समय वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद कुछ लोग इधर उधर भागते नजर आए। छात्र एक दूसरे पर डंडे और घूसे की बरसात करते दिखाई दिए। सड़क पर छात्रों ने काफी देर तक मारपीट की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि कुछ देर बाद आसपास के लोगों ने उन्हें किसी तरह से शांत करवाया, लेकिन तब तक हुई मारपीट में 6 छात्र घायल हो चुके थे। उधर ब्राजील के इंजन हीरो कालदास से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक हेलीकॉप्टर बिजली के तार से टकरा गया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर बिजली के तार से टकराकर जमीन पर गिरता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता नजर आया, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर उतरने की कोशिश की, हाईवे के किनारे लगे बिजली के तार से वो टकरा गया।
जिसकी वजह से उसमें आग लग गई और उससे चिंगारियां निकलने लगी। हालांकि इस दौरान पायलट ने हेलीकॉप्टर को फिर से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बेकाबू होकर जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में ब्राजील के एक सांसद मौजूद थे, जो वहां चुनाव प्रचार के लिए गए थे। इधर ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए नए टेलीकॉम बिल में सख्त प्रावधान होंगे। सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए कानून में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नए टेलीकॉम बिल में कई सख्त प्रावधान होंगे, जिससे साइबर क्राइम पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। गलत व्यक्ति तो नहीं, वो वाकई बैंक से है या कहीं और से कॉल कर रहा है, ये चीज तो जानने का अधिकार है, तभी जाके साइबर फ्रॉड प्रिवेंट हो सकेंगे। बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन किए। राष्ट्रीय खेलों में टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान, शरद कमल और मनिका बत्रा ने जीत दर्ज की। ये सभी अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इस बीच हरियाणा के सोनीपत में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा शहर डूबने की कगार पर आ पहुंचा। वहां पिछले कई घंटों से हो रही भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। वहां से आई एक तस्वीर में पानी से भरी एक सड़क पर एक स्कूटर डूबा दिखाई दिया, जिसे उसे चला रहा शख्स निकालने की कोशिश में जुटा रहा। इसी तरह पानी से लबालब सड़क पर एक गाड़ी गड्ढे में फंसी नजर आई। इस बीच वहां से दूसरी गाड़ियां भी गुजरती रही, जिनके टायर पानी में डूबे दिखाई दिए। बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। पानी भरने की वजह से यह पता करना मुश्किल हो गया कि गड्ढा कहां है और सड़क कहां है। वहां से एक और तस्वीर सामने आई, जहां अंडर बाईपास पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आया। वहां के हालात देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये अंडर बाईपास नहीं कोई नदी हो। तो वहीं निचले इलाकों का हाल तो और भी बुरा था। वहां तो बारिश के पानी ने घरों और दुकानों पर ऐसा कब्जा जमाया कि लोगों को वहां रहना मुश्किल हो गया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने सोनीपत के लिए अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। मतलब ये कि आने वाले दिन में शहर में और बारिश होगी, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के समर्थन के बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन और हिंसक हो गए। इन प्रदर्शनों की शुरुआत पिछले दिनों 22 साल की एक लड़की की मौत के बाद हुई थी। आरोप है कि हिजाब नहीं पहनने की वजह से उसे हिरासत में लेकर टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद ईरान में महिलाएं हिजाब के विरोध में सड़कों पर उतर आईं। देखते ही देखते हिजाब के खिलाफ भड़की इस आग में पूरा ईरान सुलग उठा और इस आग में घी डालने का काम किया बाइडेन के संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दिए उस बयान ने, जिसमें उन्होंने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों का खुलकर समर्थन कर दिया। We stand with the brave citizens and the brave women of Iran. और बाइडेन के इस बयान के बाद अमेरिका ने ईरान की उस मोरालिटी पुलिस पर भी बैन लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके अधिकारियों पर 22 साल की महसा अमीनी को हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन ने ईरान की खुफिया एजेंसी और कुछ दूसरी एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों और बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया। और बाइडेन के समर्थन और अमेरिका के सख्त रुख के बाद तो मानो ईरान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे लोगों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने सड़कों से गुजर रही पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर तो पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात हाथ से निकलते देख पुलिस वालों ने भीड़ को खदेड़ने के लिए फायरिंग भी की। आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ईरान में हिजाब के खिलाफ भड़की इस आग की आंच अमेरिका तक भी पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू रद्द हो गया और खबर है कि इसके लिए भी हिजाब ही वजह बना। दावा किया गया कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका के न्यूज चैनल CNN की एंकर को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस एंकर ने इंटरव्यू के दौरान हिजाब पहनने से मना कर दिया था, जबकि एंकर ने दावा किया कि इससे पहले ईरान के किसी भी राष्ट्रपति ने इंटरव्यू के लिए उनसे ऐसी मांग नहीं की थी। I have interviewed every single one of them since 1995, either inside or outside Iran, never been asked to wear a headscarf. असल में इब्राहिम रईसी ने ही ईरान में हिजाब कानून को सख्ती से लागू करने के लिए इसी साल जुलाई में नया आदेश जारी किया था, जिसके बाद ईरान की पुलिस ने हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं पर नजर रखने के लिए गश्ती दलों की संख्या बढ़ा दी, जिन्हें कानून नहीं मानने वाली महिलाओं को हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया गया। इसी तरह के एक गश्ती दल ने 13 सितंबर को महसा अमीनी को हिरासत में लिया था। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां अपराधी के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उनकी एक एक ईंट गिरा दी। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भेजा गया।
सबसे पहले बुलडोजर से मकान की दीवारों को तोड़ा गया, इसके बाद छतों को भी ढहा दिया गया, जिससे पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। इसके बाद सिर्फ धुएं का गुबार देखने को मिला। बताया गया कि प्रशासन की ये कार्रवाई कई घंटों तक चली और इस बीच घर को खाली भी करवा लिया गया था। इस कार्रवाई के समय वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ने पर उस पर काबू किया जा सके। पुलिस के मुताबिक सूबे गुर्जर नाम की गैंगस्टर पर 42 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो जेल में बंद है। उधर रूस वर्सेस यूक्रेन का खेल जबरदस्त मोड़ ले सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब वो हो गया है जो अब तक नहीं हुआ था। खबर है कि 7 महीने से इस जंग से दूरी बनाए बैठे इजराइल ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम दिया है और इजराइल की सैन्य ताकत और तगड़े हथियारों का दम तो पूरी दुनिया भरती है। एंटी ड्रोन तकनीक के बाजार में तो वो दुनिया का बादशाह माना जाता है, इसलिए इजराइल का एंटी ड्रोन सिस्टम यूक्रेन की किस्मत खोल सकता है। इजराइल के मीडिया में चर्चा का बाजार गर्म है कि वहां की एक डिफेंस कंपनी ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम डिलीवर किया है और इसके लिए उसने जरिया बनाया यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड को। एंटी ड्रोन सिस्टम पहले पोलैंड तक पहुंचाया गया और वहां से वो आखिरकार यूक्रेन की सेना के हाथों में गया। इजराइल की कंपनी ने सीधे यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम इसलिए नहीं दिया क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपनी कंपनियों के यूक्रेन को आधुनिक हथियार बेचने पर रोक लगाई हुई है और एंटी ड्रोन सिस्टम एडवांस डिफेंसिव टेक्नोलॉजी है, इसलिए एंटी ड्रोन सिस्टम यूक्रेन को सीधे न बेचकर पोलैंड के रास्ते भिजवाया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि इजराइल की सरकार को इस बात की भनक होने के बावजूद उसने इस डील पर अपनी आंखें मूंद ली। इस युद्ध में यह इजराइल का बहुत बड़ा यू टर्न है, क्योंकि इजराइल का अब तक का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है। वो जंग में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उसने रूस की जंग का विरोध तो किया, लेकिन कभी पुतिन से सीधे उलझने की जरूरत नहीं की। वहीं इजराइल ने यूक्रेन के साथ खड़े होने का दम भी भरा, लेकिन कोई सैन्य मदद नहीं दी। यहां तक कि यूक्रेन के मांगने के बावजूद इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उसे नहीं दिया और तो और इजराइल अपने सबसे बड़े साथी अमेरिका के साथ भी खुलकर खड़ा नहीं हुआ, यानी उसने औपचारिक तौर पर जंग में किसी की भी साइड नहीं ली। इसी वजह से इजराइल के दोहरे रवैये पर यूक्रेन भड़का हुआ था, लेकिन इजराइल के हाथ बंधे हुए हैं। उसकी मजबूरी है सीरिया, क्योंकि वहां ईरान अपनी जड़ें जमाने में लगा है और इजराइल और ईरान का 36 का आंकड़ा तो जग जाहिर है। इसलिए इजराइल सीरिया में ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करता रहता है, लेकिन सीरिया में ईरान की कमर तोड़ने के लिए इजराइल को रूस का साथ चाहिए। रूस की मर्जी के बिना इजराइल सीरिया में कुछ नहीं कर सकता। यहां दिलचस्प बात यह है कि सीरिया में रूस और ईरान साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस ने सीरिया में कभी इजराइल के ईरान पर हमलों का खुलकर विरोध नहीं किया। इसलिए इजराइल रूस से सीधे उलझने का रिस्क नहीं उठा सकता, लेकिन अब ईरान की वजह से ही इजराइल यूक्रेन के युद्ध में एंट्री लेने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि अब यूक्रेन को तबाह करने के लिए उसके आसमान में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन मंडराने लगे हैं और ये ड्रोन रूस को ईरान ने सप्लाई किए हैं। रूस ने ईरान के इन ड्रोन से यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेन की सेना भी ईरान के इस ड्रोन से लोहा लेने की तस्वीरें जारी कर चुकी है। वो इजराइल से मदद मांग रहा है कि उसे ईरान के रूस की मदद करने की कोई भी खुफिया जानकारी मिले तो उसे जरूर बताए। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यही बात इजराइल को यूक्रेन में भी ईरान को मजा चखाने का बढ़िया मौका लगी, क्योंकि उसका यूक्रेन को दिया एंटी ड्रोन सिस्टम ईरान के ड्रोन के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसीलिए इजराइल की सरकार अपने यहाँ की कंपनी के एंटी ड्रोन सिस्टम डील से अनजान बन गई, ताकि रूस भी उस पर उंगली न उठा सके और इसका ईरान से बदला लेने का मकसद भी पूरा हो जाए। इधर मध्य प्रदेश के हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल का अलग अंदाज देखने को मिला। वहां एक कार्यक्रम में मंत्री कमल पटेल थिरकते दिखाई दिए। हरदा में मंत्री कमल पटेल लंगड़ी भजन प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे थे। इस बीच अलग अलग लोकगीतों के साथ मंत्री कमल पटेल थिरकते दिखे। वहीं मंत्री कमल पटेल ने ग्रामीणों के साथ वाद्य यंत्र करताल भी बजाया। दरअसल हरदा के झल्लार इलाके में चल रही लंगड़ी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मंत्री जी पहुंचे थे, जहां गांव वाले लोकगीत गा रहे थे, जिसके बाद मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोकगीतों के साथ मंत्री कमल पटेल थिरकते दिखाई दिए। इस बीच अमित शाह अगले महीने जम्मू का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। वहां वो राजौरी में एक जनसभा करेंगे, जिसमें राज्य के लोगों के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। अपने इस दौरे में वो वैष्णो देवी मंदिर भी जा सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, संत कबीर नगर और अयोध्या समेत कई जिलों का हवाई सर्वे किया और वहां बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक कंटेनर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गया। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा हुआ है। रामनगर इलाके में 4 लोगों की नाले में डूबने से मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं।
दरअसल ये चारों अपने मवेशियों के लिए पानी लाने गए थे, तभी ये हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। रामनगर में इस दर्दनाक हादसे से शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं बच्चों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो रामनगर में डूबने से 4 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के रामनगर की ये तस्वीरें, जहां पर 4 लोग थे जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मवेशियों के लिए पानी लेने ये गए थे, लेकिन अचानक से यह हादसा होता है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1 करोड़ 49 लाख ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.8% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.5% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 29% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया के बराबर नहीं पहुंच सके हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आज तक से निकले हम मीलों आगे, तो जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी हमसे पीछे। प्राइम टाइम में नंबर 1, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, न्यूज 18 इंडिया। इजरायल के मीडिया में चर्चा का बाजार गर्म है कि वहां की एक डिफेंस कंपनी ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम डिलीवर किया है और इसके लिए उसने जरिया बनाया यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड को। एंटी ड्रोन सिस्टम पहले पोलैंड तक पहुंचाया गया और वहां से वो आखिरकार यूक्रेन की सेना के हाथों में गया। इजरायल की कंपनी ने सीधे यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम इसलिए नहीं दिया क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने अपनी कंपनियों के यूक्रेन को आधुनिक हथियार बेचने पर रोक लगाई हुई है और एंटी ड्रोन सिस्टम एडवांस डिफेंसिव टेक्नोलॉजी है, इसलिए एंटी ड्रोन सिस्टम यूक्रेन को सीधे न बेचकर पोलैंड के रास्ते भिजवाया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि इजरायल की सरकार को इस बात की भनक होने के बावजूद उसने इस डील पर अपनी आंखें मूंद ली। इस युद्ध में यह इजरायल का बहुत बड़ा यू टर्न है, क्योंकि इजरायल का अब तक का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है। वो जंग में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उसने रूस की जंग का विरोध तो किया, लेकिन कभी पुतिन से सीधे उलझने की जरूरत नहीं की। वहीं इजराइल ने यूक्रेन के साथ खड़े होने का दम भी भरा, लेकिन कोई सैन्य मदद नहीं दी। यहां तक कि यूक्रेन के मांगने के बावजूद इजरायल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उसे नहीं दिया। और तो और इजरायल अपने सबसे बड़े साथी अमेरिका के साथ भी खुलकर खड़ा नहीं हुआ, यानी उसने औपचारिक तौर पर जंग में किसी की भी साइड नहीं ली। चीन ने गुपचुप तरीके से अमेरिका की परमाणु तकनीक में ही बहुत बड़ी सेंध लगा दी है। चीन के कई वैज्ञानिक लंबे वक्त से अमेरिका में रह भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जहां वो काम कर रहे हैं वो अमेरिका की सबसे आधुनिक और सबसे खुफिया प्रयोगशाला है, जहां परमाणु हथियारों की तकनीक पर काम होता है। एक रिपोर्ट में इससे जुड़ी जानकारी सामने आई तो हंगामा मच गया। पता चला कि अमेरिका की सुरक्षा में यह सबसे बड़ी सेंध है। मतलब यह कि तकनीक के दम पर खुद को सुपर पावर कहने वाले देश के अपने ही घर में सेंधमारी हो गई। खुद को हथियारों की बिक्री में बेताज बादशाह बताने वाले अमेरिका की नाव में चीन काफी पहले सुराग कर चुका है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका की जिस प्रयोगशाला में सबसे खतरनाक हथियार बनते हैं, वहां चीन की दर्जनों आंख और कान हर वक्त तैनात रहते हैं। यानी जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका के हर हथियार की खबर चीन के पास मौजूद है। जंग हुई तो अमेरिका सोच ही रहा होगा कि कौन से हथियार चलाए जाएं, लेकिन चीन उनकी कार्ड तैयार कर चुका होगा। तकनीक से जुड़ी रिसर्च छापने वाली एक वेबसाइट ने इस पर एक रिपोर्ट छापी है और दावा यह है कि अब तक तो अमेरिका केवल यही पता लगा पाया है कि चीन ने एक साजिश के तहत अपने वैज्ञानिकों को अमेरिका भेजा, फिर एक जाल बुनकर उन वैज्ञानिकों को अमेरिकी सरकार के खुफिया प्रोजेक्ट में एंट्री भी दिला दी। और जब लेबोरेटरी में हो रही रिसर्च की जानकारी उन्हें मिली तो झटके से कई वैज्ञानिकों को चीन तक बुला लिया। चीन की चाल से जुड़ी जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। दावा यह है कि चीन ने यह पूरा खेल बिल्कुल कानूनी तरीके से किया। पहले वैज्ञानिकों को रहने के लिए अमेरिका भेजा ताकि किसी को शक न हो, फिर एक इंटरनेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाया। ऐसा प्रोग्राम जिसमें हिस्सा लेने से उन वैज्ञानिकों को अमेरिका के नियम भी रोक न पाए। उसके बाद उन वैज्ञानिकों पर पैसों की बरसात भी बिल्कुल कानूनी तरीके से इनाम के तौर पर की। और जब ये लगा कि किसी वैज्ञानिक ने काफी संवेदनशील जानकारियां जुटा ली हैं तो उसे सीधा बीजिंग भी बुला लिया गया। दावा यह है कि अब तक कई वैज्ञानिक चीन लौट चुके हैं। अमेरिका अब उन वैज्ञानिकों की अलग से जांच कर रहा है। वो पता लगा रहा है कि उनके पास कौन कौन सी जानकारियां थीं और वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।
ऊपर से अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि पिछले कुछ साल में चीन के साथ उसके रिश्ते काफी बिगड़े हैं। टेंशन इस कदर बढ़ी है कि दोनों मुल्कों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और नौबत कभी भी जंग तक की आ सकती है। यहां तक कि अब तो अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान पर हमला हुआ तो चीन को जवाब अमेरिका की तरफ से मिलेगा। पिछले कुछ सालों में चीन और अमेरिका के रिश्तों में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ ट्रेड वॉर तो दूसरी तरफ हथियारों की जंग के आसार। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका चीन का दबदबा रोकने के लिए नए गठबंधन बनाने में लगा है। ऊपर से ताइवान को लेकर बने हालात ने समीकरण पूरी तरह बदल कर रख दिए। अब डर यह है कि कहीं अमेरिका के हर हथियार की काट चीन के पास पहले से मौजूद न हो, कहीं अमेरिका के परमाणु हथियार का जवाब चीन पहले ही तैयार न कर चुका हो। यही वजह है कि अमेरिका इस पूरे मामले की जड़ में जाना चाहता है। इस बीच खबर है कि पुतिन की परमाणु बम वाली धमकी के बाद अमेरिका का नजरिया भी यूक्रेन जंग की तरफ बिल्कुल बदल गया है। अब तक केवल पैसे और हथियार देकर यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका इससे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। और खबर यह है कि रूस के परमाणु बम का जवाब परमाणु बम से ही देने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान ने दुनिया को बड़े संकट की तरफ धकेल दिया है। दो महाशक्तियां परमाणु खेलने की तैयारी में हैं। मतलब यह कि सर्वनाश की तैयारी हो रही है। यूक्रेन पर पिछले 7 महीनों से बम बरसा रहे पुतिन के सब्र का बांध टूट रहा है, तो अमेरिका ने भी अब ठान लिया है कि पुतिन की जिद का जवाब अब हथियार से ही दिया जाएगा। लेकिन दोनों ही सूरत में दुनिया एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही है। पुतिन के ऐलान के बाद खुद बाइडेन ने कहा था कि परमाणु बम से लड़ी जाने वाली जंग का अंत नहीं होता। A nuclear war cannot be won and must never be fought. लेकिन अब खबर है कि बाइडेन कह कुछ और रहे थे, लेकिन तैयारी तो कुछ और ही कर रहे थे। दावा है कि अमेरिका की तरफ से रूस को साफ संदेश भिजवा दिया गया है कि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल इस जंग में हुआ तो उसका जवाब देने में अमेरिका देर नहीं लगाएगा। पुतिन को यह बताने की कोशिश की गई है कि वो जंग में यूक्रेन को न तो अकेला समझने की गलती करे और न ही लाचार, क्योंकि अगर परमाणु हमला पुतिन की तरफ से हुआ तो जवाब अमेरिका की तरफ से दिया जा सकता है। जब से यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, अमेरिका की फौजें इस जंग से दूर ही रही। अमेरिका बेंगलुरु में पीएफआई के ठिकाने से 34 लाख कैश और मोबाइल फोन बरामद। हेट स्पीच से जुड़े सामान भी जब्त। मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मजहर के घर से बरामद 2047 से जुड़ी 2 बुकलेट। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी मर्डर केस में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य समेत 3 लोग गिरफ्तार। आरोपी के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। सीएम धामी बोले दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन। किशनगंज में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दौरे के पहले दिन नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों पर बरसे अमित शाह। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। मंडी में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। करीब 1 लाख से ज्यादा युवा होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से आफत। गाजियाबाद और नोएडा में स्कूलों में आज 8वीं क्लास तक की छुट्टी। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा। यूएन में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कश्मीर मुद्दे का निकले स्थायी समाधान। आर्टिकल 370 का भी किया जिक्र। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने पर खत्म हुआ कंफ्यूजन। केरल में राहुल गांधी से मिलने के बाद अशोक गहलोत बोले चुनाव लड़ने को तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आज होगा नामांकन। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आज तक से निकले हम मीलों आगे, तो जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी हमसे पीछे। प्राइम टाइम में नंबर 1, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, न्यूज 18 इंडिया। अच्छा खासा नुकसान हुआ था, लेकिन ताइवान तब भी नहीं झुका और अब तो उसने खुलकर बोल दिया है कि वो चीन से लड़ने के लिए तैयार है।
इस बीच ताइवान और अमेरिका से भिड़ा बैठा चीन एक ऐसा हथियारबंद ड्रोन बना रहा है जो उसके दुश्मन की जासूसी भी करेगा और लेजर गाइडेड बॉम्ब भी बरसाएगा। इसके लिए चीन ने पहली बार अपनी एक ड्रोन यूनिट बाकायदा मीडिया के सामने पेश भी की। बीते कुछ वक्त में ड्रोन सेना के एक बेहद अहम हथियार के तौर पर उभरा है और यूक्रेन के युद्ध में तो ड्रोन ने जमकर अपना दमखम दिखाया है। इसलिए अपनी सेना को आधुनिक बनाने में लगे शी जिनपिंग इस मामले में भी पिछड़ना नहीं चाहते। कुछ दिन पहले ही एक हथियारबंद जासूस ड्रोन ने उत्तर पश्चिमी चीन के रेगिस्तान में ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी की थी। उस ड्रिल में ड्रोन ने कुछ 1000 किलोमीटर की लंबी उड़ान के दौरान दुश्मन की जासूसी और हमले की प्रैक्टिस की थी। चीन का ये ड्रोन लंबी उड़ान भरने वाला अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिससे कि वो ज्यादा देर तक जंग के मैदान की जानकारी जुटा सकता है और तो और स्पॉट पर ही अपने टारगेट को ढेर कर सकता है। असल में उत्तर पश्चिमी चीन के रेगिस्तान में ड्रोन की तैनाती के जरिए चीन अपने बॉर्डर की पेट्रोलिंग के साथ ही आतंकी हमलों से निपटना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रोन जमीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर तरीके से सीमा की निगरानी कर सकते हैं, साथ ही वो हवाई जहाज से सस्ते भी पड़ते हैं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन का आत्मघाती ड्रोन काला सागर में पुतिन की सेना के बेस तक पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह ड्रोन सेवेस्तोपोल में समंदर के किनारे देखा गया, जो क्राइमिया के पास काला सागर का वो इलाका है जहां पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन का जिम्मा संभालने वाले उसके जंगी जहाजों के बेड़े का अड्डा है। और ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान के सबसे अहम हथियारों में एक है। रूस के इसी बेड़े ने यूक्रेन पर घातक मिसाइलें दागकर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। यहाँ मौजूद जंगी जहाजों के इसी बेड़े की बदौलत रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह का रास्ता तक रोक दिया था और उसके अनाज को देश से बाहर नहीं निकलने दिया था। इसीलिए इस नेवल बेस के पास यूक्रेन का ड्रोन दिखने से पुतिन के कान खड़े हो गए। ये वो ड्रोन था जो यूक्रेन को मदद के तौर पर अमेरिका से मिले घातक हथियारों में एक है। और पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया कि यह ड्रोन विस्फोटकों से लैस था। कहा जा रहा है कि ड्रोन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि रूसी सेना के जंगी जहाज से टक्कर होते ही इसमें जोरदार धमाका हो जाता। ये ड्रोन ऐसे वक्त में रूसी नौसेना के बेस के पास देखा गया जब पिछले दिनों क्राइमिया में मौजूद रूस के एक एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए थे, जिनकी वजह से रूस का एयरबेस बर्बाद हो गया। ऐसे में रूस को अब ये डर सताने लगा है कि यूक्रेन सेवेस्तोपोल के एयरबेस को निशाना बना सकता है। और उसके डर को सही साबित किया पश्चिमी मीडिया की उस रिपोर्ट ने, जिसमें ब्रिटेन के हवाले से दावा किया गया था कि पिछले दिनों पुतिन ने पनडुब्बियों और कई जंगी जहाजों को इस नेवल बेस से हटा लिया। उधर ब्राजील के इंजन हीरो कालदास से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक हेलीकॉप्टर बिजली के तार से टकरा गया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर बिजली के तार से टकराकर जमीन पर गिरता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता नजर आया, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर उतरने की कोशिश की, हाईवे के किनारे लगे बिजली के तार से वो टकरा गया, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई और उससे चिंगारियां निकलने लगी। हालांकि इस दौरान पायलट ने हेलीकॉप्टर को फिर से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बेकाबू होकर जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में ब्राजील के एक सांसद मौजूद थे जो वहां चुनाव प्रचार के लिए गए थे। इस बीच खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के समर्थन के बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन और हिंसक हो गए। इन प्रदर्शनों की शुरुआत पिछले दिनों 22 साल की एक लड़की की मौत के बाद हुई थी। आरोप है कि हिजाब नहीं पहनने की वजह से उसे हिरासत में लेकर टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद ईरान में महिलाएं हिजाब के विरोध में सड़कों पर उतर आईं। देखते ही देखते हिजाब के खिलाफ भड़की इस आग में पूरा ईरान सुलग उठा और इस आग में घी डालने का काम किया बाइडेन के संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दिए उस बयान ने, जिसमें उन्होंने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों का खुलकर समर्थन कर दिया। We stand with the brave citizens and the brave women of Iran. और बाइडेन के इस बयान के बाद अमेरिका ने ईरान की उस मोरालिटी पुलिस पर भी बैन लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके अधिकारियों पर 22 साल की महसा अमीनी को हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन ने ईरान की खुफिया एजेंसी और कुछ दूसरी एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों और बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया। और बाइडेन के समर्थन और अमेरिका के सख्त रुख के बाद तो मानो ईरान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे लोगों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने सड़कों से गुजर रही पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर तो पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात हाथ से निकलते देख पुलिस वालों ने भीड़ को खदेड़ने के लिए फायरिंग भी की। आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ईरान में हिजाब के खिलाफ भड़की इस आग की आंच अमेरिका तक भी पहुंच गई।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू रद्द हो गया और खबर है कि इसके लिए भी हिजाब ही वजह बना। दावा किया गया कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका के न्यूज चैनल CNN की एंकर को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस एंकर ने इंटरव्यू के हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करने मंडी पहुंच रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पीएम मोदी युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करेंगे। उधर हिमाचल बीजेपी की ओर से रैली को भव्य और सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस रैली में 1 लाख से भी अधिक युवाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये रैली आज सुबह 11:30 बजे होगी। अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अमित शाह किशनगंज में कई जगह कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह सुबह बूढ़ी काली माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद अमित शाह बेगटोला आमगाछी में बीपीओ भवनों का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह BSF, SSB, ITBP के महानिदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। बिहार दौरे के पहले दिन अमित शाह नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर बरसे। खबर है कि चीन ने गुपचुप तरीके से अमेरिका की परमाणु तकनीक में ही बहुत बड़ी सेंध लगा दी है। चीन के कई वैज्ञानिक लंबे वक्त से अमेरिका में रह भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जहां वो काम कर रहे हैं वो अमेरिका की सबसे आधुनिक और सबसे खुफिया प्रयोगशाला है, जहां परमाणु हथियारों की तकनीक पर काम होता है। एक रिपोर्ट में इससे जुड़ी जानकारी सामने आई तो हंगामा मच गया। पता चला कि अमेरिका की सुरक्षा में यह सबसे बड़ी सेंध है। मतलब यह कि तकनीक के दम पर खुद को सुपर पावर कहने वाले देश के अपने ही घर में सेंधमारी हो गई। खुद को हथियारों की बिक्री में बेताज बादशाह बताने वाले अमेरिका की नाव में चीन काफी पहले सुराग कर चुका है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका की जिस प्रयोगशाला में सबसे खतरनाक हथियार बनते हैं, वहां चीन की दर्जनों आंख और कान हर वक्त तैनात रहते हैं। यानी जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका के हर हथियार की खबर चीन के पास मौजूद है। जंग हुई तो अमेरिका सोच ही रहा होगा कि कौन से हथियार चलाए जाएं, लेकिन चीन उनकी कार्ड तैयार कर चुका होगा। तकनीक से जुड़ी रिसर्च छापने वाली एक वेबसाइट ने इस पर एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें दी गई जानकारियां हैरान करने वाली हैं। पता चला है कि दुनिया की सुपर पावर की राष्ट्रीय सुरक्षा पिछले कई साल से खतरे में है, क्योंकि जिस प्रयोगशाला में अमेरिकी सरकार की सबसे संवेदनशील रिसर्च होती है, वहां चीन के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। चीन की सरकार बहुत ही खुफिया तरीके से अपने देश के वैज्ञानिकों को अमेरिकी सरकार की सबसे खुफिया लेबोरेटरी में एंट्री दिलाती है। जिस लेबोरेटरी की बात हो रही है, वहां अमेरिका ने अपना पहला परमाणु हथियार बनाया था। परमाणु हथियारों से जुड़ी तकनीक पर इसी प्रयोगशाला में दशकों से काम हो रहा है। धरती में काफी गहराई तक मार करने वाले हथियार हों, हाइपरसोनिक मिसाइल हों या आधुनिक ड्रोन हों, ऐसे हथियारों की तकनीक भी इसी प्रयोगशाला में तैयार होती है। खबर है कि इस वक्त भी चीन के 154 वैज्ञानिक इस लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। इस बात का कोई दावा नहीं है कि ये सभी वैज्ञानिक अमेरिका को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावना से अब इनकार भी नहीं किया जा सकता। खबर है कि चीन की चाल की जानकारी तो अमेरिका को भी मिल चुकी है, इसीलिए वहां की सरकार अब इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। पता ये चला है कि पिछले कुछ दशक में चीन के साथ अमेरिका ने तकनीक साझा करने को लेकर जितने भी समझौते किए हैं, उन सभी की नए सिरे से जांच की जाएगी। अमेरिका ये समझ ही नहीं पा रहा कि इतनी सुरक्षित प्रयोगशाला में आखिर सेंधमारी हुई भी तो कैसे। वहीं दावा है कि अमेरिका चीन से आए हर वैज्ञानिक की नए सिरे से जांच कर रहा है। गुपचुप तरीके से हर वैज्ञानिक से जुड़ी सारी जानकारियों की तफ्तीश की जा रही है, ताकि चीन तक खुफिया जानकारियां पहुंचाने के दावों की जांच की जा सके। और दावा यह है कि अब तक तो अमेरिका केवल यही पता लगा पाया है कि चीन ने एक साजिश के तहत अपने वैज्ञानिकों को अमेरिका भेजा, फिर एक जाल बुनकर उन वैज्ञानिकों को अमेरिकी सरकार के खुफिया प्रोजेक्ट में एंट्री भी दिला दी। और जब लेबोरेटरी में हो रही रिसर्च की जानकारी उन्हें मिली तो झटके से कई वैज्ञानिकों को चीन तक बुला लिया। चीन की चाल से जुड़ी जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। दावा यह है कि चीन ने यह पूरा खेल बिल्कुल कानूनी तरीके से किया। पहले वैज्ञानिकों को रहने के लिए अमेरिका भेजा ताकि किसी को शक न हो, फिर एक इंटरनेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाया। ऐसा प्रोग्राम जिसमें हिस्सा लेने से उन वैज्ञानिकों को अमेरिका के नियम भी रोक न पाए। उसके बाद उन वैज्ञानिकों पर पैसों की बरसात भी बिल्कुल कानूनी तरीके से इनाम के तौर पर की। और जब ये लगा कि किसी वैज्ञानिक ने काफी संवेदनशील जानकारियां जुटा ली हैं, तो उसे सीधा बीजिंग भी बुला लिया गया। दावा यह है कि अब तक कई वैज्ञानिक चीन लौट चुके हैं। अमेरिका अब उन वैज्ञानिकों की अलग से जांच कर रहा है।
वो पता लगा रहा है कि उनके पास कौन कौन सी जानकारियां थीं और वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ऊपर से अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि पिछले कुछ साल में चीन के साथ उसके रिश्ते काफी बिगड़े हैं। टेंशन इस कदर बढ़ी है कि दोनों मुल्कों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और नौबत कभी भी जंग तक की आ सकती है। यहां तक कि अब तो अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान पर हमला हुआ तो चीन को जवाब अमेरिका की तरफ से मिलेगा। पिछले कुछ सालों में चीन और अमेरिका के रिश्तों में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ ट्रेड वॉर तो दूसरी तरफ हथियारों की जंग के आसार। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका चीन का दबदबा रोकने के लिए नए गठबंधन बनाने में लगा है। ऊपर से ताइवान को लेकर बने हालात ने समीकरण पूरी तरह बदल कर रख दिए। अब डर यह है कि कहीं अमेरिका के हर हथियार की काट चीन के पास पहले से मौजूद न हो। कहीं अमेरिका के परमाणु हथियार का जवाब चीन पहले ही तैयार न कर चुका हो। यही वजह है कि अमेरिका इस पूरे मामले की जड़ में जाना चाहता है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के कई जिलों में 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई जगह जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को भी लोगों को भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ से मैदान तक हर तरफ मेघों की मनमानी से इलाके पानी पानी हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली के लाजपत इलाके में ट्रैफिक जैम हो गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, अलीगढ़, प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार और रुद्रपुर में भी बारिश से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग ने आज फिर दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा के कई इलाकों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। आईएमडी यानी मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी कई जगह बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात गुरुग्राम के दिखाई दिए। बारिश के बाद वहां से आई तस्वीरों ने तो लोगों को डरा कर रख दिया, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। वहां से आई एक तस्वीर में पानी से भरी एक सड़क पर एक मोटरसाइकिल डूबी दिखाई दी, जिसे उसे चला रहा शख्स निकालने की कोशिश में जुटा रहा। इसी तरह गुरुग्राम के नरसिंहपुर में भी पानी से लबालब सड़क पर एक गाड़ी गड्ढे में फंसी नजर आई। इस दौरान वहां से दूसरी गाड़ियां भी गुजरती रहीं, जिनके टायर पानी में डूबे दिखे। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के नरसिंहपुरा इलाके में और यहाँ की तस्वीर आप देख लीजिए, जो बहुत कुछ बयां करती है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये वोल्वो गाड़ी देखिए डूब चुकी है। बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। पानी भरने की वजह से ये पता करना मुश्किल हो गया कि गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। परेशानी यह है कि अगले 2 दिनों तक के लिए दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हो रही भारी बारिश वातावरण में हुए 2 बदलावों के एक साथ होने की वजह से हो रही है। इसमें पहला है लो प्रेशर सिस्टम, जिसकी वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी हवाओं का एक चक्रवात निचले वातावरण में बना हुआ है, जिसमें नमी ज्यादा होती है, जो आगे जाकर बारिश कराने का काम करती है। ये सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा के इलाकों में एक्टिव नजर आ रहा है। जबकि दूसरा सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ है, जो वातावरण के ऊपरी हिस्से में सक्रिय है। इसके साथ ही पछुआ हवाएं भी चल रही हैं, जिनकी वजह से हल्की और तेज बारिश होती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पश्चिमी विक्षोभ मौजूद नहीं होता तो लो प्रेशर सिस्टम पश्चिमी दिशा की ओर निकल जाता, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ ने लो प्रेशर सिस्टम को इसी इलाके में रोक कर रखा है, जिससे अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बारिश होती रहेगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी है, तो वहीं अंडरपास में भी पानी भर चुका है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। तो हरिद्वार में भारी बारिश देखने को मिली है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर चुका है, निकासी के भी इंतजाम नहीं है। ऐसे में रास्ते को पार कर पाना बड़ी चुनौती है। इसमें इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही हैं और गाड़ियां फंस भी जाती हैं। दरअसल शहर की हर सड़क का लगभग यही हाल है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। लोग घरों में कैद हैं। कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की छुट्टी कर दी गई है।
प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों में पेड़ गिर गए तो वहीं कुछ घरों को भी बारिश से नुकसान पहुंचा है। वहीं अंडरपास में पानी भर चुका है, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों को दिक्कतें हुई। वहीं आसपास के इलाकों में बेतहाशा पानी घुस गया, घर पानी में समा गए। लोगों को उम्मीद थी कि जल्द राहत मिलेगी, लेकिन हालत अब जस के तस बने हुए हैं। इधर पहाड़ों में बारिश के साथ बर्फबारी ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बारिश के बीच बर्फीला तूफान आया। राहत की बात यह रही कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तरकाशी में पिछले 40 घंटों से बंद गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया। वहां बारिश की वजह से जमीन खिसकने से मलबा सड़क पर आ गया था। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। डॉक्टर एम श्रीनिवास को दिल्ली एम्स का डायरेक्टर बनाया गया। वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की जगह लेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा में लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। हालात ये हैं कि दीपनाखेड़ा इलाके में नदी के ऊपर बने पुल पर पानी बह रहा है। इसी बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर ड्राइवर यात्रियों की जान की परवाह न करते हुए बस को बाढ़ में डूबे हुए पुल से बस निकालते हुए दिख रहा है। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो ड्राइवर की लापरवाही बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल करवाकर पौड़ी जेल भेज दिया है। वहीं जब पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी की थी तो स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से आरोपियों को उस भीड़ से बचाया। आपको बता दें कि आरोपियों ने अंकिता को नदी में फेंक दिया था। हालांकि अभी तक अंकिता का शव नहीं मिल पाया है, जिसकी तलाश में पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। रिजॉर्ट का स्टाफ जो है वो कुछ और कहानी बता रहा था। ये जो वादी हैं, जिन्होंने जो अभी एक्यूज्ड हैं, इनके द्वारा और कहानी गढ़ी जा रही थी, क्योंकि फिर चीज़ें आगे बढ़ी। जो घटनाक्रम बताया गया उसके हिसाब से हमने काम किया तो लगा कि मामले में पूरी संदिग्धता है। तो जो पुलिस के अपने टूल होते हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम ने अपना काम किया, फील्ड यूनिट ने अपना काम किया, तो चीज़ें करके हम इस बात से इंश्योर हो गए कि इन 3 व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता है और कुछ न कुछ ऐसा बड़ा कुछ क्राइम बिटिया के साथ हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी रिजॉर्ट के जांच के आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अवैध रूप से बने रिजॉर्ट पर जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया है और रिजॉर्ट में काम करने वालों से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। तो अंकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आरोपी की रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। साथ ही जो अलग अलग इलाकों में इस तरह के रिजॉर्ट चल रहे हैं उसमें सुरक्षा की गारंटी भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड जिसको लेकर के ऋषिकेश में उबाल है। पौड़ी की रहने वाली थी अंकिता भंडारी, जो इसी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, वो लापता हो जाती है। हालांकि अभी तक अंकिता का शव नहीं मिला है, लेकिन 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। पुलकित आर्य जो उत्तराखंड के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है और अब इसको पकड़ा गया है, जिसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले जब उसको ले जाया जा रहा था तो लोगों ने जमकर आरोपियों की पिटाई कर दी थी। तो आरोपियों को 14 दिन की जेल है और आप ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर चला है क्योंकि इस रिजॉर्ट पर परिवार की तरफ से बताया गया है कि कई गलत काम होते थे, जिसका जिक्र अंकिता भंडारी ने अपने परिवार से किया था। और जब से ये घटना सामने आई है उसके बाद से लगातार सरकार पर दबाव भी था। अब इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। इसके अलावा जो 3 आरोपी हैं, जिसमें पुलकित आर्य मुख्य आरोपी, पहले इनकी तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। उसके बाद जब पुलिस तफ्तीश करती है, कड़ाई से पूछताछ करती है, तो ये अपना जुर्म कबूल करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने अंकिता को धक्का दिया, ये नशे में थे, किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद ये तीनों अपना आपा खो बैठे। और अब ये वही रिजॉर्ट है जिस पर बुलडोजर चला है, जिसमें अंकिता भंडारी काम करती थी। पुलकित आर्य का ये रिजॉर्ट है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी हुई, जिसमें अंकिता भंडारी का शव बरामद किया गया है। ये पुलिस के लिए अहम सुराग भी होगा क्योंकि शव की तलाश लगातार की जा रही थी। अंकिता भंडारी मर्डर केस में ये बड़ा अपडेट है। अंकिता भंडारी का शव बरामद हो चुका है।